गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और ये स्टोन एज सीरीज़ का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 जारी किया था, जिसमें मैंने पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया था। आज मैं मेसोलिथिक एज को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका टाइम पीरियड 50,000 BC टू 10,000 BC है। ठीक है, तो बिना कोई समय गवाए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मेसोलिथिक एरा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है रिजल्टेड इन अ पॉसिबल ह्यूमन माइग्रेशन एंड चेंज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज ने ह्यूमन माइग्रेशन को पॉसिबल किया और इससे उनकी लाइफस्टाइल में मूलभूत परिवर्तन होने लगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्मॉल ग्रुपिंग्स। द इंक्रीज पॉपुलेशन एंड हेवी क्लाइमेट चेंज हैव फोर्स्ड दिस ग्रुप टू बिकम मोर मोबाइल। क्या होता है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी होने लगती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से छोटी छोटी टोलियाँ बनने लगती है, और यही छोटी छोटी टोलियाँ क्लाइमेट चेंज के कारण इन्हें ज़्यादा मोबाइल होना पड़ता है, क्योंकि इन्हें माइग्रेशन भी करना है अब। लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अटेम्प्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। अनडाउटेडली इट वॉज अ मेजर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. It resulted in creation of bow and arrow weapon, which human used till 15th and 16th century. लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी यानी प्रक्षेपास्त्र तकनीक का भी विकास इसी समय होता है, और ये निश्चित रूप से एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति थी, एक तकनीकी क्रांति थी, जिसने कि मानव के काम करने के तरीके को थोड़ा आसान कर दिया, हथियार बनाने के क्रम को थोड़ा आसान कर दिया। बो एंड एरो यानी तीर धनुष जैसा टेक्नोलॉजी भी इस समय रहता है, जो मानव के साथ 15वीं 16वीं सदी तक आसपास रहता है, जब तक कि उसके पास बंदूकें या फिर तोप नहीं आ गए। टेक्नोलॉजी और टूल्स पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें है कि अंडर दिस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ब्लेड्स आर टू बी मेड बाय कंप्रेसिंग सिलेंड्रिकल कोर्स इन द डायमेंशन ऑफ 5 into 12 सेमी। दिस टेक्निक इज कॉल्ड फ्लूटिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फलक होते हैं, जो ब्लेड्स होते हैं, उसको कंप्रेस करके एक सिलेंड्रिकल कोर्स में उन्हें शेप दिया जाता है, जिसका डायमेंशन 5 into 12 सेमी होने लगता है। ठीक है, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? इस टेक्निक को हम फ्लूटिंग टेक्निक कहते हैं। ओके, द ब्लेड्स मेड फ्रॉम दिस टेक्निक इज डिफरेंट फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक एरा। The blades made from this technique is different from upper Paleolithic era because on one hand their shape is different, on the other hand क्रॉस सेक्शन इज़ वेरी फाइन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ है कि नोटिसेबल चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, द ब्लेड्स मेड फ्रॉम दिस टेक्निक इज डिफरेंट फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक एरा बिकॉज ऑन वन हैंड देयर शेप इज डिफरेंट एंड ऑन द अदर हैंड क्रॉस सेक्शन इज वेरी फाइन। ठीक है, तो उसमें क्रॉस सेक्शन इतना फाइन नहीं था, इतना महीन नहीं था, उसमें क्रॉस सेक्शन बहुत मोटा था। लेकिन मेसोलिथिक एरा में क्रॉस सेक्शन बहुत फाइन होने लगता है। ठीक है, अब इट इज सो प्रिपेयर्ड दैट दे आर फिक्स्ड इनटू हैंडल। इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इनका निर्माण इनको बनाया इस तरह जाता है कि वो एक हैंडल में फिक्स हो जाए, एक हत्थे में फिक्स हो जाए, ताकि उनका अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से उनका इस्तेमाल हो। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें कम रॉ मटेरियल यूज़ होता है। इसका आप कैरेक्टरिस्टिक ले लो या फिर जिसे आप एडवांटेज कह लो, जो भी कह लो, तो इसमें रॉ मटेरियल सबसे पहले कम होता है, लेस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। दूसरा, इफ ब्लेड्स आर टू बी इरिगेटेड देन टूल्स आर क्रिएटेड इन वेरी फाइन फ्यू टाइम। देखो क्या होता है कि ब्लेड्स जब बन जाते हैं ना, तो ब्लेड्स बनने के बाद बहुत कम समय लगता है इस टेक्नोलॉजी में कि अब एक नई टूल को हम बना सकें। बहुत कम समय लगता है, क्योंकि पहले जो था, पहले समय ज़्यादा लगता था। अब पहले तो घिसने में ही समय ज़्यादा सारा चला जाता था, और अब
चीज़ चीज़ें होने लगी तो मतलब अब क्या करें उसमें, मतलब सारा समय घिसने में थोड़ी ना लगाएंगे। तो इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू टाइम एंड एंड बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ और चीज़ के बारे में। हैंडल मेक्स द टूल मोर एफिशिएंट। अब देखो क्या होता है, हैंडल मेक्स द टूल मोर एफिशिएंट एंड वर्क बिकम्स ईजी। जो हैंडल होते हैं, तो हैंडल आपके काम आसान कर देते हैं, ठीक है। हैंडल से आप ऐसे भी देखो कि कोई अगर हंसिया टाइप का कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या फिर कोई औजार है हंसिया, या फिर कोई खुरपी, तो उससे चीज़ें घास छीलना आसान हो जाता है। फिर ब्लेड्स आर प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी रिप्लेस्ड विथ व्हेन वन ब्लेड इज ब्रोकन। इस तरह के ब्लेड बनाए जाते हैं कि अगर एक ब्लेड टूट जाए तो उसकी जगह उसको रिप्लेस किया जा सके, ठीक है। अब मैं थोड़े से इस समय के टूल्स पे बात कर लेता हूँ। तो ये बैक्ड, पहला है बैक्ड ब्लेड। बैक्ड ब्लेड क्या है? इसे हिंदी में एक धार फलक भी कहते हैं, ठीक है, यानी बैक्ड ब्लेड। ये ऐसे फलक हैं, ये ऐसे ब्लेड हैं जिनमें एक किनारे वर्टिकल निपिंग के द्वारा किया जाता है, वर्टिकल निपिंग होता है। इसका पिछला हिस्सा इसे ढंग से, इसलिए इस यह पृष्ठ कार्य इससे ढंग से कर सकते हैं, मतलब छीलने काटने का काम इससे आसानी से हो सकता है, ठीक है। ये और इसको बैक बॉर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी धार तीखा कर दिया जाता है इससे, ठीक है, बैक बॉर्डर से। फिर दूसरा है पॉइंट। पॉइंट क्या है कि एक ब्लेड होता है जो पॉइंटेड होता है, ठीक है, जो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। और वो उसका जो, जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलते हैं वहीं उसी को धारदार किया जाता है, ठीक है। जैसे एरो में होता है या फिर जैसे चाकू में होता है, तो ऐसे ऐसा उसको हम पॉइंटेड ब्लेड कहते हैं, ठीक है। तीसरा है लॉनेट, ल्यूनेट इसको कहते हैं, ठीक है। ल्यूनेट मतलब होता है अर्धचंद्राकार। जब कोई आयताकार फलक लेकर उसके तीखे किनारे को अर्ध वृद्धाकार और रूप में, इसका आप एग्जांपल ले लो, आप जो हंसिया होता है, ठीक है, तो जिससे चावल काटा जाता है या फिर जिससे गेहूं काटा जाता है, तो वो जो औजार होता है उसका आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। उसमें जो है एक ऐसे चीज़ होता है, तो ये चीज़ जो है इसको धारदार बनाया जाता है, ठीक है। फिर है ट्रेपीज। ट्रेपीज इज लाइक, यह ऐसा फलक है जिसमें समलंब रूप में तोड़ा जाता है और फिर एक से अधिक किनारों पर हुंडा खेलता है। ये इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, और ये आप देखो तो कुछ बचर की तरह दिखता है, ठीक है। जिसको इसको धारदार किया जाता है और इसको धारदार किया जाता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैंने टूल्स के बारे में बता दिया कि इसका टूल कैसे होता है। अब मैं बात करता हूँ कल्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कल्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ड्यूरिंग द 1970 टू 1974 एक्सकेवेशन इन जेनेटिक प्लेन, मेसोलिथिक कल्चर discovery added new chapter to prehistoric period. Okay, before this discovery, it was very hard to distinguish the cultural variety in prehistoric period. The reason was that Neolithic culture didn't show any considerable change to that of the Paleolithic era, except marginal technology and economy. सिर्फ कुछ सतही टेक्नोलॉजी, तकनीक और कुछ सतही इकोनॉमी पे चेंज के अलावा हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। इस वजह से यह वजह भी थी कि जिससे कि यहाँ पे हमें इतना डाइवर्सिटी यहाँ पे दिखता नहीं था, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डाइवर्सिटी पैलियोलिथिक साइट में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मोर और लेस गंगेटिक और आंध्र प्रदेश में और विंध्य श्रेणी में कम दिखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे ये सबसे ज़्यादा चीज़ है। साइट्स की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो साइट्स में सबसे ज़्यादा साइट्स में सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वीरभानपुर, ठीक है। फिर दूसरा है आदमगढ़, बहुत फेमस साइट है। और ये मेसोलिथिक साइट है और यहाँ पे माइक्रोलिथ भी फाइंड किए जाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो मेसोलिथिक एरा के जो टूल्स होते हैं वो उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। यानी कि माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर।
बागोर भी एक जगह है जहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग पाई गई है, जहाँ पे एक्सटेंसिव नंबर ऑफ माइक्रोलिथ हैव बीन फाउंड। ओके, तो यहाँ से भी माइक्रोलिथ अच्छे खासे नंबर में फाइंड किए गए हैं। तो इन द गंगेटिक बेसिन ह्यूज नंबर ऑफ ब्यूरल हैव बीन डिस्कवर्ड विच बिलोंग्स टू मेसोलिथिक एरा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्यूरल्स पाए गए हैं जो कि मेसोलिथिक एरा से बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, सराय नाहर राय और मदहा है जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और तो ये थोड़े से कुछ एग्जांपल्स हैं। पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादातर साइट में माइक्रोलिथ पाया गया है, ये मैंने तो पहले थोड़ी देर पहले बताया था। केव पेंटिंग्स का है, केव पेंटिंग्स यहाँ पे भी है, बस पैलियोलिथिक एज में भी थी, यहाँ पे भी है। और यहाँ से जो केव पेंटिंग्स मिली है वहाँ पे कुछ शिकारी हैं, एक शिकारी शिकार कर रहा है, एक पेंटिंग कर रहा है, या फिर कुछ इस तरह का चल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि अर्ली ह्यूमंस जो थे, दे माइट बी द हंटर एंड फूड गैदरर। ठीक है, तो ऐसा उनका ये इस फेज में चल रहा है। ठीक है, तो ये लेक्चर था आज का। और मुझे लगता है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।